गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब जैसा कि हम लोगों का CSIR का जो जून में एग्ज़ाम होने जा रहा है और बहुत सारे अभी स्टेट के मेरे सेट होने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम ऐसे क्वेश्चनों को पिकअप करेंगे जो चेंज द गेम है, या जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। तो इस सीरीज़ में हम ये सब सारी बातें करेंगे और उन सारे क्वेश्चनों को हम पिकअप करेंगे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पिकअप किए हैं, जो ये हमारा 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, ये लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स, सो मेनी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपने सीरीज के दौरान। तो चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कि लेट Pn बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल। चलिए, रियल पॉलिनोमियल कह करके जो कॉम्प्लेक्स का एक लफड़ा स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, उसने वो फिनिश कर दिया। विथ डिग्री एट मोस्ट n डिग्री का हमारे पास पॉलिनोमियल्स का कलेक्शंस है, जिनके कोफिशिएंट रियल नंबर से आएंगे वो मेरे वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, ऑलरेडी नोन है। लेट दिस बी ए इनर प्रोडक्ट, ये सिंबल जो इनर प्रोडक्ट ऑन Pn पे है, विथ रिस्पेक्ट टू विच दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट थी कि ये जो हमारा इनर प्रोडक्ट है वो इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे डिफाइंड है। आप Pn लेट f इज इक्वल टू दिस मच, g इज इक्वल टू दिस मच, बिलोंग्स टू Pn। अच्छा, एक बात यहाँ है, पता नहीं CSIR वालों को इस समय देखने में क्या हो गया है, जो लोग भी पेपर सेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक समेशन आई है, तो आई का वेरिएशन 1 से भी हो सकता है, 0 से भी हो सकता है, उनको वहाँ मेंशन करना चाहिए। बट आजकल देखने में आ रहा है वैसे ही क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, जहाँ इस तरीके की तमाम प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। तो वहाँ थोड़ा गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए इस तरीके कन्फ्यूजन्स की। क्लियर कट होना चाहिए कि आई 0 है और आई 1 से है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो देखने में लग रहा है वो आई इज इक्वल टू यहाँ 0 से मेंशन है, वो ये करना चाहिए। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू है, मतलब कि ये क्या इनर प्रोडक्ट होगा, डिफाइंस ऑन सच IP बट देयर इज एनोदर सच IP, कि ये IP है इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे। तो क्या इसके अलावा इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे कोई और IP होगा क्या, ये पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन वही पूछा है कि क्या ये IP इनर प्रोडक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या ये इनर प्रोडक्ट होगा या इसके अलावा और भी इनर प्रोडक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वही बात है जो थर्ड में है, बट थर्ड में एक बात एक्स्ट्रा कही गई है, बट देयर इज एनोदर सच IP, एक इसके अलावा भी एक एग्जिस्ट करेगी। तो देखते हैं कि IP कैसे बनती है। एक ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरी एक सलाह है, जब भी कहीं ऐसे हो ना, वो n डायमेंशन की हो, दी हुई हो, तो आप उसमें से कुछ वेक्टर्स को लेकर के ना आप क्वेश्चंस को फार्म करिए, क्योंकि n डायमेंशन पे n को लेके आप फार्म करेंगे तो दिस इज द सो टाइम किलिंग, और टाइम किल होगा, ऐसा नहीं करना है। और जो इस असर की तैयारी कर रहे हैं उनको बखूबी पता है कि कुछ टर्म लेकर के बाकी चीज़ को हम लोग सेट करते हैं। बहरहाल जो प्रूफ की बात है वो तो प्रूफ की बात हम करेंगे ही। तो इसमें देखते हैं कौन है इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ FG दिया हुआ है, दिस इज द F एंड दिस इज द G। हम कुछ टर्म को लेंगे, जैसे F हमारा यहाँ क्या हो गया, अगर हम I0 से बात अपनी शुरू करें तो ये मेरा होगा α0 प्लस α1x प्लस α2x स्क्वायर, एंड यहाँ है β0 प्लस β1x प्लस β2x स्क्वायर, ये है। और ये जो डिफाइंड जो हमारा किया गया है फर्स्ट में वो ये है, व्हाट इज दिस, कि समेशन I फैक्टोरियल I, तो अगर I 0 से वेरी करते हैं तो क्या आएगा, α0 β0 प्लस α1 β1 प्लस α2 β2, इस तरीके से डिफाइंड किया गया। एक ये है। सेकेंड जो इसी तरीके का डिफाइंड किया गया है उन पे क्या है, वो α0 है, β0 है, और प्लस यहाँ फैक्टोरियल I का अगर आप देखते हैं सेकेंड में तो फैक्टोरियल I है, और उसके बाद यहाँ सच लिखा है, यहाँ सच नहीं है, बस यही बात है, डिफरेंस है। कह रहा है कि ये इनर प्रोडक्ट है लेकिन इसके अलावा एक है। सेकेंड में कह रहा है कि नहीं यही इनर प्रोडक्ट है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो सेकेंड भी एज इट इज यही है। थर्ड में क्या है, यहाँ फैक्टोरियल I स्क्वायर है, तो फैक्टोरियल 0 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, तो ये α1 β1 हो गया। और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज द फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर α2 β2, यही है, यही डिफाइंड, बस इतना ही है। ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है टाइम किल करने की, ये तो आपको पता ही है।
अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन जो है मेरा इनर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ कहा है कि इस आर्थोनॉर्मल बेसिस पे ही आपको वर्क करना है कि इस आर्थोनॉर्मल बेसिस के अकॉर्डिंग इसमें से कौन इनर प्रोडक्ट है। तो देखिए ये सबको पता है कि अगर ये आर्थोनॉर्मल है तो आर्थोनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है कि अगर आप x लिखते हैं तो 1 आएगा, अगर आप x स्क्वायर वहाँ क्या है फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, चलिए तो x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिखते हैं तो 1 आएगा। पता है ना कि आर्थोनॉर्मल्स में जो वेक्टर सेम होते हैं उनका इनर प्रोडक्ट जो होता है वो यूनिट होता है, और जो अलग होते हैं जैसे ये लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 लिखेंगे यहाँ x³ बाई फैक्टोरियल 3 लिखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, या x लिखते हैं ये तो कॉमन सेंस है इस स्तर पे, ये लिखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। अगर ये वेक्टर सेम है तो फिर आर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी और बाकी दूसरे से किसी करेंगे सेम नहीं है तो 0 हो जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द आर्थोनॉर्मल। तो इनमें से मुझे अभी वो देखना है। तो अब जैसे ये है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो क्या यहाँ इसकी वैल्यू 1 होगी क्या? अगर हम लोग देख लें, ऐसे ही टेस्ट करना है और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही टेस्ट करना है, वैसे आप इसको लगाएंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं है। x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 कामा 0 प्लस 0 इंटू 1, बात वही है 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब देखिए अगर मैं यहाँ फर्स्ट ले लूँ जैसा ये डिफाइंड है तो अल्फा नॉट बीटा नॉट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशंस भी मेरा 0 हो गया और अल्फा 2 और बीटा 2 हो गया, तो अल्फा 2 एंड बीटा 2 मेरा कितना हो गया, दिस इज द वाट 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2, और ये 1 होना चाहिए जबकि ये 1 नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो डिफाइंड है दिस इज ए नॉट ए इनर प्रोडक्ट। अब सेकेंड अगर देखें तो यहाँ फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर है, देखिए तो ये फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर है, कितना सही सेट किया है, देखिए खुद क्वेश्चन सेट किया है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्वेश्चन बना करके खुद ही वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो ऑप्शन सेट करेंगे और क्या सेट करेंगे। तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि ये 1 आ गया, दिस इज द यूनिट है। अच्छा इसके अकॉर्डिंग अगर आप 1x स्क्वायर देखें या एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 देखें तो पहले के लिए भी 0 मिल जाएगा और सेकेंड के लिए भी 0 मिल जाएगा। इसको अगर आप देखते हैं यहाँ अल्फा नॉट और यहाँ बीटा नॉट, अल्फा 1 यहाँ है और यहाँ आपका बीटा 1 0 है, यहाँ अल्फा 2 0 है जबकि यहाँ बीटा 2 1 बाई फैक्टोरियल 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट भी है सेकेंड भी 0 है, लेकिन फर्स्ट केस में हमारा 1 नहीं आएगा, सेकेंड में ही आएगा। तो ये जो मेरा दिया हुआ है दिस जहाँ फैक्टोरियल का स्क्वायर है वो मेरा इनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो फैक्टोरियल का स्क्वायर कहाँ है? अब फैक्टोरियल का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो ये तो निर्विवाद रूप से आपका सत्य हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो ऑलरेडी ये ट्रू है हमारा कि ये इनर प्रोडक्ट तो फॉर्म करेगा ही करेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये देखना है क्या इसके अलावा, ऑप्शन थर्ड में पूछा है कि नहीं इसके अलावा भी क्या इस आर्थोनॉर्मल बेसिस पे कोई इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है क्या। तो देखिए चलते हैं तलाश करते हैं, और इस क्वेश्चन का जान ही यही है, ये जान नहीं था कि आप पता करिए कौन आपका इस आर्थोनॉर्मल बेसिस पे इनर प्रोडक्ट है। तो जब भी कहीं आर्थोनॉर्मल बेसिस की बात आए या आर्थोगोनल की बात आए और इनर प्रोडक्ट टेस्ट करना हो तो जो आर्थोगोनलिटी और आर्थोनॉर्मल की जो डिफिनीशन है ना उसी के अकॉर्डिंग आप बात करिए, वो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी, वहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहा है कि क्या नेक्स्ट कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी यहाँ। तो चलते हैं देखते हैं कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर संभव है तो देखिए मानते हैं कि नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, तो EFG हम इसको लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्म में आप लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हमने A0 लिख दिया, लेकिन जो हम लिखेंगे वहाँ ये हमारे आर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो ईच वेक्टर ऑफ PN और ईच एलिमेंट ऑफ द PN कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस, उनको लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल 2 हो गए और ये कामा B0 B1x B2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये ऐसा इनर प्रोडक्ट हो कि ये आर्थोनॉर्मल होना चाहिए, तो फिर ये मेरा हो जाएगा A0 और यहाँ B0। तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ A0 B0 कॉमन कर लूँ 1 1 कर लूँ, ठीक है। अब ये
यहाँ A0 में बाहर कर लूँ, यहाँ B1 कर लूँ तो ये 1x हो जाएगा। लिख सकते हैं खोल के ऐसे, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ B1 बार होगा, बट पहले कह दिया है कि वो रियल है, तो रियल के केस में अगर ये नंबर कोई रियल है तो A बार ये ही होता है, सबको पता है, तो इसलिए A0 B1 1x हो जाएगा। चलिए एंड डॉट्स 1 मैं कर दूँ, मैं मेन चीज़ निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ A1 करेंगे तो A1 B1 हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा, प्लस यहाँ मेरा हो जाएगा A2 इंटू B2 और x² बाई फैक्टोरियल 2, अगेन x² बाई फैक्टोरियल 2। बाकी चीज़ हमने लिखी नहीं है, एज इट इज ऐसे है। अब देखिए कि कहा यह गया है कि जो भी इनर प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट इस सेट के लिए आर्थोनॉर्मल होना चाहिए। तो आर्थोनॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि ये 0 होना चाहिए, राइट। यानी हम ऐसे इनर प्रोडक्ट डिफाइंड करेंगे जो ये मेरा 0 होना चाहिए, ये मेरा 1 आना चाहिए और ये भी मेरा 1 आना चाहिए। तो ये 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ बाहर करूँ तो A2 B2 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, राइट, और ये मेरा है दिस, इसकी वैल्यू 1 आए तो 1 आने के लिए क्या होना पड़ेगा कि A2 B2 के साथ जो कोफिशिएंट लगेगा ना वो फैक्टोरियल का नीचे स्क्वायर आना चाहिए। अगर ऐसे जो भी आप इनर प्रोडक्ट डिफाइंड करेंगे इसकी वैल्यू 1 आने के लिए 1 होना पड़ेगा। तो 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई कि जो आप इनर प्रोडक्ट ये डिफाइंड किए हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं उसका हमारा नीचे फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर बनना ही बनना चाहिए, कि कैंसिल नहीं होगा तो आएगा नहीं। यानी अगर जनरल की बात करें तो an bn अपान फैक्टोरियल n का स्क्वायर ये टर्म होना चाहिए, राइट। उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो 1 तब आएगा जब फैक्टोरियल n का स्क्वायर ऊपर प्रेजेंट हो। तो फैक्टोरियल n का जो स्क्वायर प्रेजेंट है वो ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट यहाँ डिफाइंड है, जो भी एग्जिस्ट करेगा वहाँ ऐसा आना चाहिए ना, 1 होना चाहिए, तो फैक्टोरियल n स्क्वायर आना चाहिए। तो फैक्टोरियल अगर n स्क्वायर आएगा तो फिर यही हो जाएगा। यही होने का मतलब क्या है कि जो भी इनर प्रोडक्ट डिफाइंड करेंगे वो यही हो जाएगा। तो जो एनोदर की संभावना है वो फिनिश हो जाती है। तो दिस इज द राइट वन हियर। तो इसका जो है मेन यही जान भी था कि क्या इसके अलावा भी इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट दिखाना तो आसान था, क्योंकि ये पहले कह दिए थे कि आर्थोनॉर्मल पे आपको बैटिंग करनी है। तो जब आर्थोनॉर्मल पे बैटिंग करनी है तो देख लीजिए इसमें से दो जो सेम है उसकी हमारी वैल्यू 1 आनी चाहिए, और ये कोई डिफरेंट वेक्टर लेते हैं, डिफरेंट अगर वेक्टर है तो उसकी वैल्यू 0, इनर प्रोडक्ट की 0 आती है। दो सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आर्थोनॉर्मल के केस में 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी से बात आपकी प्रूफ हो जाएगी कौन इनर प्रोडक्ट है या नहीं। लेकिन अब यही एग्जिस्ट करेगा, ये कैसे प्रूव करेंगे, आप ले लेंगे ऐसे। अब वो इनर प्रोडक्ट होना चाहिए, आर्थोनॉर्मल होना चाहिए, तो उसको 0 होना पड़ेगा, मतलब कि इस टाइप के जो कोफिशिएंट A0 B1 है उसको 0 होना पड़ेगा, मतलब वो टर्म यहाँ नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए तो फिर ये जो इनर प्रोडक्ट मेरा जो डिफाइंड किया गया इसी में से आ रहा है। और आर्थोनॉर्मल होना चाहिए तो नीचे फैक्टोरियल n स्क्वायर टाइप आएंगे, इनको 1 होना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल n स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म आने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म आने चाहिए, तो कुल कहने का हमारा मतलब होगा कि वो जो भी फार्म बनेगा वो यही हो जाएगा जो इनर प्रोडक्ट आप डिफाइंड करेंगे। तो फिर दिस इज द एनोदर सच जो संभावना है वो फिनिश होती है। तो मेरा ये है, मेरा इनर प्रोडक्ट होगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लूँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन पहली बार CSIR नेट वाले ने सॉल्व किया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दिया था। ऐसे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, अगर देखा जाए तो सिंगल वेरिएबल्स पे है, पॉलिनोमियल्स पे, बट जो 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस बनने हैं ना वो बड़े, मतलब वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो थोड़े कभी पूछे ही नहीं गए थे। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन तो हमेशा आते रहते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार पूछे हैं कि आर्थोनॉर्मल बेसिस हो तो क्या होगा, कैसे होगा। बट अब जो मैं क्वेश्चन से लेने जा रहा हूँ वो पहली बार पूछा गया है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान भी रहना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है चलिए पहले लिख लें थोड़ा, उसके बाद उसका हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, और फर्दर अवे हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन उसको बेस बना के इन फ्यूचर सेट किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या है थोड़ा उसको मैं देख लूँ, शॉर्टकट में मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो ID है वो 379 है, लीनियर अलजेब्रा ही है। कह रहा है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस, V कोई वेक्टर स्पेस है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पेपर तो अब सबके पास होगा इतनी तो उम्मीद की जाती है।
आप पॉलिनॉमियल, अब ये पॉलिनॉमियल जो है ना 2 वेरिएबल्स में दिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल्स का है, और बिलोंग्स कह दिया है। चलिए ये सब लफड़ा ही बंद कर दिया, एक्स वाई कि मतलब ये जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनके कोफिशिएंट रियल से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से नहीं आ रहे हैं, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। पॉलिनॉमियल सिंगल वेरिएबल का नहीं है, 2 वेरिएबल का है, विथ टोटल डिग्री, जो इनकी डिग्री है वो कह रहा है कि लेस देन 3 है, डिग्री लेस देन 3 है, मतलब उसकी डिग्री जो है 2 है। अब टी सच दैट वी टू वी एक एल टी डिफाइंड किया गया है, गिवन बाई कैसे है कि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है कौन सा ट्रू है। पहला है कि जो नलिटी ऑफ टी है, नलिटी ऑफ टी इज एट लिस्ट, इज, अब एट लिस्ट एट मोस्ट की गेम CSIR वाले खूब खेलते हैं, ये एट लिस्ट की गेम खेल रहा है, एट लिस्ट 3 है। सेकेंड है कि जो रैंक ऑफ टी है यहाँ भी एट लिस्ट 4 दिया है। चलिए उसके बाद थर्ड है कि रैंक ऑफ टी इज एट लिस्ट 3 है, एट लिस्ट पे ही गेम इनकी चल रही है। और लास्ट एक है इन सबसे जुदा, टी इज इनवर्टिबल, ये कहा है इन्होंने कि टी इनवर्टिबल है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इन फ्यूचर जो हमारे पॉलिनॉमियल्स हैं वो पॉलिनॉमियल्स की जो वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस तो नेट पे खूब आए हैं, बट वो सिंगल वेरिएबल का है, पहली बार वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे उन्होंने क्वेश्चंस को सेट किया है। तो कोई बात नहीं है, जैसे आप सिंगल के लिए करते हैं वैसे 2 के लिए तो करिए। तो कैसे करेंगे इसका, देखिए बेसिक सेट जो बनता है हमारा 2 वेरिएबल में, पहला तो 1 होगा दिस, उसके बाद हमारा क्या होगा, एक एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एटमोस्ट 3 है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम 2 की बात करेंगे ना, डिग्री नहीं, एटमोस्ट नहीं, लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 का मतलब 2 की बात करनी है। उसके बाद वाई की बात कर लीजिए, वाई स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट आएगा एक्स वाई आएगा। अब इनमें वो आप किसी में पावर नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जब भी पावर 1 से ज़्यादा लिखेंगे तो उसकी डिग्री जो होगी 3 हो जाएगी, और मुझे 2 डिग्री पर ही वेटिंग करनी है। ओके, बात हो गई। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइंड किया गया है वो मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लिखेंगे, करली बाई करली एक्स 1 से शुरू करते हैं, ये हो गया 0। अब 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स वाई। अगर इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैं यस से नामकरण संस्कार कर दूं तो फिर क्या होगा, अब पता है कैसे बनाते हैं। ये 0 हो गया, हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप इसको लगाएंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा, आप ताबड़तोड़ बैटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 होगा, ये 3 4 5 एंड 6 बाई 6 का होगा ये, ठीक है। अच्छा, करली बाई करली एक्स, जब आप एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। और जब इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा मैं भी इंक ले लूँ, देखिए क्या आना है, 1 है ना, तो फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 हो जाएगा। अब करली बाई करली एक्स, जब आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 2x हो जाएगा, तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप इनका लिखेंगे करली बाई करली एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये दोनों कॉलम सुहा हो जाएंगे, ठीक है, ये भी सुहा हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे कहानी इनकी, ये भी 2 कॉलम फिनिश। उसके बाद ये लिखें तो एक बचेगा, करली बाई करली एक्स, जब आप एक्स वाई का निकालेंगे तो वाई आएगा, तो वाई कहाँ मेरा है, 1 2 3 4, पूरा मैं निकाल ही दे रहा हूँ, तो 1 2 3 4 वाले पे 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। अब जब मैट्रिक्स ही मेरा बन गया इसका रिप्रेजेंटेशन, तो रैंक और नलिटी तो फिर आपके बाएं हाथ की खेल हो गई। तो रैंक ऑफ एस क्या होगा, या रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी क्या होगा, रैंक ऑफ टी 3 हो गया, और जो नल स्पेस ऑफ टी होगा वो कितना होगा भाई, रैंक नलिटी थ्योरम, वो भी 3 होगा। तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 3 है, तो रैंक ऑफ टी एग्जैक्टली 3 है आपका, और नल स्पेस ऑफ टी भी एग्जैक्टली 3 है। तो चूंकि ये हम मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये तो एक से ज़्यादा सही है,
तो रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं और रैंक ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। यही चीज देखिए क्यों लिख सकते हैं, वाई, व्हाट इज द रीजन हियर। इसका क्या मतलब होता है कि रैंक ऑफ टी 3 है और रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ टी या तो 3 है, अगर ये 3 नहीं है तो पक्का रैंक ऑफ टी लेस देन 3 है, मतलब दोनों में से कम कोई एक सही होना चाहिए। अब यहाँ एटलीस्ट कहा है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली 3 है, तो 3 से बड़ा नहीं, तो 3 तो है ना, ये बात लिखी जा सकती है। एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों की गेम खेली जा सकती है। और CSIR वाले यहाँ गेम खेले क्या है कि उन्होंने जो पहला ऑप्शन कहा है कि नलिटी ऑफ टी इज एटलीस्ट 3, यस एब्सोल्युटली राइट, एटलीस्ट 3 क्या एटमोस्ट 4 भी लिखते थे तब भी वो सही हो जाता। उसके बाद क्या रैंक ऑफ टी इज एटलीस्ट 4, नहीं 4 नहीं है, क्योंकि 4 और 4 से बड़ा कहाँ होगा। रैंक ऑफ टी एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ रैंक ऑफ टी 4 होगा और रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन 4 होगा। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ तो रैंक ऑफ टी 4 है, अगर 4 नहीं है तो 4 से बड़ा है। यहाँ तुम्हारा रैंक ऑफ टी ही 3 है, 4 कहाँ आ रहा है, तो फिर ये तो किसी कीमत पे सही नहीं हो सकता है, पक्का गलत। रैंक ऑफ टी इज एटलीस्ट 3, चलिए ये बात कह रहे हैं सही है। टी इज इनवर्टिबल, टी इनवर्टिबल है क्या, नहीं, 2 कॉलम है वहाँ साथ साथ 0 हो गए हैं, तो इन्वर्टिबल कहाँ से होगा। तो इसका जो ऑप्शन जो राइट होने की जो संभावना है वो 1 है, और रैंक ऑफ टी इज एटलीस्ट 3 है, तो 1 और 3 सही है, बाकी तो सही नहीं है, देख ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 वेरिएबल से बना था। इन फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी कर सकता है, राइट। अगर इसकी डिग्री एटमोस्ट 2 लिख दे या 1 डिग्री की बात लिख दे, तब इसका बेसिक क्या बनेगा, 1x ये बनेगा। या डिग्री एटमोस्ट 2 लिख दे, 2 है, 2 से ज़्यादा ना हो, तो फिर क्या लिखेंगे आप, x हो गया, 2 है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, एटमोस्ट 2 का मतलब 2 है या 2 से कम है, तो 2 ये हो गया। y होगा y स्क्वायर होगा, z होगा z स्क्वायर होगा, फिर एक x y चलेगा, x z चलेगा, y z चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो 10 ऑर्डर का हो जाएगा, 10 बाई 10 का बन जाएगा। अब वहाँ भी रैंक और नल्टी की गेम खेली जा सकती है, तो ये भी क्वेश्चन सेट हो सकता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चनों के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।